देखिए राजीव जी, इतिहास हमेशा हमें वर्तमान में सबक सिखाने के लिए होता है और भविष्य का बेहतर निर्माण करने के लिए होता है। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं। औरंगजेब हो या इसके पहले और बहुत सारे हिंदू राजे हैं, उनके इतिहास को भी आप पढ़ेंगे तो कई उस तरह के मिलेंगे कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों का कत्लेआम किया राजा बनने के लिए। तो राजतंत्र में तो ये होता ही था। अब औरंगजेब जहां है, औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर भी तोड़े, ये भी सच है। 2 मस्जिदें भी तोड़ी दक्षिण भारत में, ये भी सच है। और सच ये भी है कि जैन मंदिर से लेकर के और तमाम हिंदू मंदिर बनवाए भी, उनको दान भी दिया। तो ये इतिहास पढ़ा जाना चाहिए और निश्चित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। आप चाहें तो नया इतिहास लिख सकते हैं, किसी ने नहीं रोका, लेकिन इतिहास के नाम पर लोगों के भीतर पागलपन पैदा करना, लोगों को बुनियादी जो सवाल हैं उनसे महरूम करना और अपनी केवल राजनीतिक रोटियां सेकना, सत्ता में कैसे बने रहेंगे। दरअसल जो राज सत्ता की कुर्सी है उसके नीचे कब्र ही नहीं है, उसके नीचे तमाम लाशें दफन हो रही, और वो लाशें किसानों की भी हैं, वो लाशें हमारे शहीद सैनिकों की भी हैं, वो लाशें कुंभ में मारे गए उन निरीह लोगों की भी हैं, आस्थावान लोगों की भी हैं, और लगातार जो इस समय दंगे हो रहे हैं उनकी भी लाशें उस पर कुर्सी पर विराजमान है और बिना इसके अब चल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो आप वादा करके आए थे उसका तो 10% आप पूरा नहीं कर सके। अगर मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दिए होते तो क्या ये लोग लाठी लेकर के वहां दंगे कर रहे होते, या वो छावा फिल्म देख करके उनकी भावनाएं भड़क रही होती है। इसके पहले भी बहुत सारी ऐतिहासिक फिल्में बनी, लेकिन जो प्रोपोगंडा है, और ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के तमाम एजेंसी कह रहे कि इन प्रोपोगंडा फिल्मों के जरिए देश के भीतर इतना गहरा विभाजन पैदा कर देना, हर व्यक्ति के भीतर तीखी नफरत पैदा कर देना। देश कैसे बनता है? प्रेम से। देश बनता है जोड़ने से, देश बनता है डेवलपमेंट से, देश बनता है रोजगार से, देश बनता है किसानों की उन्नति से, देश बनता है नौजवानों को नौकरी मिलने से। लेकिन अब आप कैसे देश बना रहे हैं? कब्र खोद के देश बना रहे हैं, मस्जिद के आगे डीजे बजाने से ये देश बन रहा है साहब। नारे उत्तेजक, अपमानजनक, इसको आप भारतीय संस्कृति कहेंगे, हिंदू संस्कृति कहेंगे? सच बात यह है कि जो असल में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको शर्म आती है, क्योंकि उनका तो यह धर्म नहीं हो सकता है। यह दरअसल विशुद्ध रूप से सांप्रदायिकता है, और ये वही 4-5% लोग हैं। ये बात मैं यहां से जरूर कहना चाहता हूं कि इनसे घबराने की बहुत जरूरत नहीं है, और लोगों को यह नहीं सोचना है कि ये देश हिंदू और मुसलमान में विभाजित हो गया है। इनकी कोशिश लगातार जारी है, लोगों की वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन वही 4-5% लोग हर जगह आपको वही, ये जो नेता है, जरा इनके बेटे बेटियों को देखिए कि कहां पढ़ाई कर रहे हैं, कहां नौकरी कर रहे हैं। नारायण राणे हो, फडणवीस हो, या जितने, क्या ये दंगों में थे? नितिन गडकरी, ये जो अभी नितिन गडकरी के बारे में बात कर रहे थे सना साहब, मुझे लगता है कि आरएसएस के जो 100 मुख है ना, एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे कोई भरोसा नहीं नितिन गडकरी पर कि नितिन गडकरी साहब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को बता रहे हैं कि साहब आप अबुल कलाम आजाद, उनको रोल मॉडल बनाइए। आप रोकते क्यों नहीं है?
क्या आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते कि ये देश के खिलाफ है? लेकिन लोगों को गुमराह करने की ये पूरी साजिश के तहत, ये बात सही है उनकी कि यहां पे कंपटीशन है कि कौन कितना ज्यादा सांप्रदायिक है, उससे नंबर बढ़ना है। लेकिन ये सारा खेल वही है। मोहन भागवत जैसे बोलते हैं कि साहब जाति व्यवस्था बड़ी खराब है, 2015 में बोल रहे थे आरक्षण खत्म कर दिया जाए, और तीसरा बोलेगा नहीं वर्ण व्यवस्था चलेगी, चौथा बोलेगा मनुस्मृति लागू होगी। किसने रोका है? संविधान का आप पालन करें, ये सब जेल के भीतर होंगे। लेकिन ये विशुद्ध रूप से नौटंकी है, देश के लोगों को गुमराह करने के लिए। ये आरएसएस का 100वां साल, और उस 100वें साल में अगर ये संविधान को खुल करके खत्म नहीं कर पाए हैं तो ऐसे खत्म कर रहे हैं। संविधान की आत्मा को लगातार ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज एक भी दंगा होता है, कोई अफवाह फैलती है, सरकार जिसकी है, पहले क्या होता था? इस्तीफे मांगे जाते थे, इस्तीफे होते थे कि अगर आप फेल हैं। लेकिन ये बीजेपी है, इसमें कोई इस्तीफा नहीं होता है। ये है डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश। और ये अब साजिश इसको कहे या किनारे तक पहुंचा दिया है मोदी जी ने। मोदी जी को इतिहास कैसे याद करेगा? वो भले ही पार्लियामेंट में एक शब्द भी अपने खिलाफ नहीं जाने देंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये जो वैकल्पिक मीडिया है, जो लोग जो रोज उनका लेखा जोखा कर रही है, लोग यहां से खंगालेंगे, तब मोदी जी का इतिहास लिखा जाएगा, देवेंद्र फडणवीस का, योगी आदित्यनाथ का। तो अगर वो इस मुगालते में है, नहीं कल को हमें लोग वो नहीं कहेंगे जो वो है असल में, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर राजीव जी जोड़ना चाहता हूं कि ये जो हिंसा, जिसको बड़ा माना जाता है कि नहीं साहब हिंदू धर्म में तो बड़ी सहिष्णुता है, यहां पर वो भी है श्लोक वैद की हिंसा हिंसा न भवती। और मुझे कई बार अब पिछला इतिहास और खास करके बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा बुद्धिज्म वाली किताब में और क्रांति प्रतिक्रांति वाली किताब में, कि कैसे बुद्धिस्टों का नरसंहार किया गया, कैसे नालंदा को जलाया गया। नालंदा को किसी खिलजी ने नहीं, उससे बड़े प्रमाण मिलते हैं कि यहां के जो मठाधीश थे उन्होंने जलाया था। तो अगर इतिहास को उस तरह से अब पढ़ा जाने लगेगा, लिखा जाने लगेगा, और मैं ये कह रहा हूं कि ये होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। इतिहास लिखने के कई तरीके रहे, मार्क्सवादियों ने भी लिखा, राष्ट्रवादियों ने भी लिखा, अभी सबल्टन हिस्ट्री राइटिंग चल रहा है, बहुजन डिस्कोर्स से भी इतिहास लिखा जा रहा है। मैं उस पूरे राज्य व्यवस्था में जहां मैं गड़बड़ी पाता हूं कि मुगल सल्तनत में दलितों और पिछड़ों के साथ जो चल रहा था वही हुआ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई खास। औरंगजेब आज खलनायक क्यों है? यह बात हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बुरी लगे। औरंगजेब का मैं समझता हूं कि आज जो उसे खलनायक बनाया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औरंगजेब ने सब पर जजिया लगा दिया, कोई विशेषाधिकार संपन्न नहीं बचा। तो सब पर जजिया लगा देना, स्पेशली ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा देना, यह सबसे ज्यादा खतरनाक शायद औरंगजेब के लिए हो रहा। इस दिशा से भी लिखा जाएगा, अगर आपको लिखना है तो इस दिशा से भी लिखा जाएगा। ये तो आप लिख सकते हैं, ये डिस्कोर्स चल सकता है, लेकिन ये बौद्धिक विमर्श का हिस्सा होगा। इसका मतलब नहीं है कि इसके बिना पर आप आज कब्रें उखाड़ने लगे या कुछ और उखाड़ने लगे, ये इसका क्या मतलब है? तो हम देश बना नहीं रहे। और इतिहास पर चर्चा पहले भी होती रही और अब भी होगी, इसके बाद में भी होगी, ये तो मैं इसको अच्छा मानता हूं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में नागपुर क्या है, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है और बाबा साहब की अपनी कर्मभूमि है, वहीं उन्होंने बुद्धिज्म को भी स्वीकार किया, वो स्थली भी है वहां पे। और ये
शायद 100 साल के बाद वहां ये सब हो रहा है। इसके पहले दंगे हुए थे, लेकिन नागपुर में ऐसा नहीं हुआ। तो इसके जरिए जो बताया जा रहा है कि अब कोई भी देश का हिस्सा सुरक्षित नहीं है, कहीं पे भी प्रायोजित दंगे हो सकते हैं, ये स्वतः स्फूर्त नहीं है। और जो उसमें हकीकत बताई भी जा रही कि बजरंग दल और ये लोग अचानक वो हो गए, ये कोई स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये बहुत सुनियोजित तरीके से दंगे कभी होते थे, स्वतः स्फूर्त होते थे। हालांकि उसमें भी अगर आप कुछ हिस्टोरियंस को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि उसमें भी योजनाएं होती थी, लेकिन मूल जो मुद्दा है, उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्ववादी रहे हैं, लेकिन आज जो वो बात कर रहे हैं कि मोदी जी लेकर के आए, कि नीतीश कुमार की राय क्या है, चंद्रबाबू नायडू की राय क्या है, क्या वो ऐसा करेंगे? राजनीति होती रही है, पहले भी होती रही है इस तरह की, लेकिन इस तरह से मुझे लगता है कि इस देश में कभी राजनीति नहीं, कि जहां सब कुछ तहस नहस करने, केवल देश में हिंसा और नफरत दिखाई पड़ेगी, बाकी कहीं कोई नामो निशान नहीं। अपमान के नाम पर आप तो अमेरिका से अपमान करा करके चले आए, तब क्यों किसी का वो शौर्य और हिंदुत्व नहीं जागा? चाइना ने कहां तक घुसपैठ कर ली, कोई शौर्य हिंदुत्व नहीं जागा था। अगर करना है तो वो कर लीजिए, इतिहास को क्या पीटते हैं? वर्तमान पर आ जाइए ना, वर्तमान में जो आंख दिखा रहा है उसको उससे ही निपट लीजिए। नेपाल के लोगों तक का सम्मान किया अमेरिका ने, और भारतीय लोगों की पगड़ी तक उतरवा ली। इसको कैसे, मतलब इसके देश के लोग कैसे इसको स्वीकार करें? तो बड़ी विकट स्थिति है, बहुत चिंताजनक है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि आरएसएस की जो मंशा